हेलो विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानव के द्वारा पर्यावरण के साथ अनुकूलन के कुछ उदाहरणों के बारे में जानेंगे। इसमें से सर्वप्रथम आज हम एस्किमोस के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबे समय तक अपने ही क्षेत्र के पर्यावरण का सामना करते करते जैव संरचनाएं स्वभावतः विशेषतः मानव में एक ऐसा विकासनीय परिवर्तन हो जाता है जिसके द्वारा वे स्वयं को किसी विशिष्ट वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पैरों और तटीय प्रदेशों में नाविकों के हाथों की मांसपेशियां पुष्ट हो जाती हैं। इसे मानव का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कहा जाता है या अंग्रेजी में से ह्यूमन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व मनुष्य व उनकी क्रियाओं के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मनुष्य इन दशाओं का प्रत्युत्तर देता है, अर्थात रिस्पॉन्स देता है। वास्तव में किसी विशिष्ट प्रदेश का मानव जीवन तथा सांस्कृतिक वातावरण वहां के समस्त पर्यावरणीय तत्वों के सामूहिक प्रभाव एवं अंतःक्रिया का परिणाम है। यूं तो पृथ्वी का हर भाग मनुष्य का पर्यावरण के साथ अनुकूलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन पर्यावरण की चरम दशाओं में मानव ने अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन युक्तियों और शक्तियों का परिचय दिया है वह अप्रतिम है। इनमें से कुछ गिने चुने आदिवासी कबीलों की, जो कि बर्फ के समुद्र, झुलसते सहारा और बियाबान जंगलों में निवास करते हैं, उनमें से कुछ उदाहरण हम जानेंगे, उनके बारे में उनका वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम एस्किमोस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि ध्रुवीय या ठंडे मरुस्थल के निवासी हैं। इनका निवास क्षेत्र हिम आच्छादित टुंड्रा प्रदेश, जो कि अत्यधिक ठंड के कारण लगभग जन विहीन प्रदेश है। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इन्हें विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों को, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासियों को एस्किमो कहते हैं। यूरोप में स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत आता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में, इन्हें लैप्स या सामी जनजाति के लोग कहते हैं। साइबेरिया के उत्तरी भाग में इन्हें सैमुएड, याकूत, युकाधीर, चुकची आदि जनजातियों के नाम से जाना जाता है। इन आश्रय क्षेत्रों में मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र, निवास उपकरण, सामाजिक आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक लोकाचार पर्यावरणीय कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं। ये सभी जनजातियां स्थानीय जीवों का शिकार करके जीवन यापन करती हैं। इनके व्यवसाय और रहन सहन में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। इनमें सबसे एस्किमो अपेक्षाकृत उन्नतिशील और विकसित है। एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में, एस्किमो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में सीमित हैं। ये लोग उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर, समीपवर्ती बैफिन आदि द्वीपों के चारों ओर, हडसन तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। यद्यपि एस्किमो अधिक विस्तृत क्षेत्र पर बिखरे हुए हैं, किंतु इनकी सभ्यता का विकसित रूप बैफिन द्वीप और हडसन खाड़ी के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है। इनका विस्तार 60 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ग्रीनलैंड में पश्चिमी तट पर 65 डिग्री और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एस्किमो के निवास करते हैं। एस्किमो की उत्पत्ति के बारे में, यद्यपि उत्तरी कनाडा को एस्किमो का मूल स्थान माना जाता है, परंतु पुरातत्व, भाषाई एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर अनेक विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि एस्किमो कभी साइबेरिया से आए थे, जो बेरिंग जलमडमरू मध्य को पार कर उत्तरी अमेरिका में बस गए। ये लोग अधिकांश मूल अमेरिकी जातियों की अपेक्षा देर से यहाँ पहुंचे। इनके सांस्कृतिक लक्षण मूल अमेरिकियों की अपेक्षा साइबेरियन टुंड्रा के लोगों से अधिक मेल खाते हैं। एस्किमो का आजकल नाम इन्यूट्स कर दिया गया है।
सन 1977 में इन लोगों ने अलास्का के बैरो शहर में इन्यूट सरकमपोलर कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपना नाम एस्किमो से बदलकर इन्यूट रख लिया। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, जबकि इन्यूट का अर्थ होता है खरे और सच्चे लोग, वक्त जिन्हें बदल नहीं सकता, अनचेंज्ड पीपल, रियल पीपल। भौगोलिक वातावरण की यदि हम बात करें तो इनके क्षेत्रों में जलवायु उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण कठोर सर्दी पड़ती है। वर्ष के लगभग 8 से 9 महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है, जिसके कारण धरातल और समुद्र हिमाच्छादित हो जाता है। वर्ष के 9-10 महीने सर्दी का मौसम रहने के कारण शेष 2 से 3 महीनों की छोटी अवधि की अन्य ऋतु बसंत, गर्मी और पतझड़ का चक्र पूरा कर लेती हैं। जाड़े का औसत तापमान आर्कटिक द्वीप समूह में -40 डिग्री सेल्सियस, स्थलीय भागों में -40 डिग्री सेल्सियस तथा सागर तटीय भागों पर -35 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। सर्दियों में यहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र में 24 घंटे की रात होती है। रात की अवधि बढ़ते बढ़ते उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की हो जाती है। सर्दियों की रातों में यहाँ उत्तरी ध्रुवीय ज्योति यानी एरोरा बोरेलिस के दर्शन होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम है। अधिकांश वर्षा यहाँ चक्रवातीय है, जो पछुआ पवनों से होती है। भयानक ठंड के कारण वाष्पीकरण ना के बराबर है और ध्रुवीय प्रदेश उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण वर्षण के लिए भी कम अनुकूल है। सर्दियों में यहाँ तेज और शक्तिशाली बर्फीली आंधियां और झंझावात चलते हैं, जिन्हें ब्लिजर्ड्स कहा जाता है, और वनस्पति के अभाव में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ये प्रचंड हवाएं बहुत कहर ढाती हैं। ग्रीष्म ऋतु छोटी और ठंडी होती है, जो केवल 2 से 3 महीने की होती है। गर्मियों में तापमान 2 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्मियों में लगातार सूर्य की रोशनी से दैनिक तापांतर कम हो जाता है। यहाँ गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मई और जून के माह में यहाँ बर्फ पिघलती है, जिससे तटीय भूमि और सागर के कुछ भाग हिमयुक्त हो जाते हैं। बर्फ के पानी से विस्तृत निम्न भूभाग झीलों और दलदलों में बदल जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में ठंडी समुद्री धाराओं पर उष्ण पवनों के बहने से इस क्षेत्र में धुंध पैदा होती है। मृदा की इस क्षेत्र में बात करें तो हिमाच्छादित होने के कारण टुंड्रा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाया है। प्राय नग्न चट्टानें ही धरातल का निर्माण करती हैं। कहीं कहीं मिट्टी की अत्यधिक पतली परत भी पाई जाती है। इस क्षेत्र के वनस्पति का यदि हम अध्ययन करें या चर्चा करें तो इस एस्किमोस के निवास क्षेत्र में वनस्पति अत्यंत विरल है, क्योंकि भूमि सारा साल ठंड से जमी रहती है। गहरी मिट्टी के अभाव में यहाँ वृक्ष नहीं उगते। केवल गर्मियों में छोटे पौधे घास के रूप में, जो कि वर्षानुवर्षी हैं यानी पेरेनियल हैं, दिखाई देते हैं। छोटे और जमीन के निकट रहने वाले गर्मियों के ये पौधे अपने नए उत्तकों को पैदा करते हैं और उस समय वे अपनी कम ऊर्जा खर्च कर पाते हैं। सर्दियों में ये पूरी तरह से बर्फ के परत से ढक जाते हैं। ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने पर इस प्रदेश में शैवाल या एल्गी, काई तथा लिचन जैसे क्षुद्र वनस्पति पैदा होते हैं। ये वनस्पति यहाँ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि यहाँ जमा देने वाला तापमान पर ही उग कर ये जीवित रह पाते हैं। गर्मियों में कुछ रंग बिरंगे फूलों की चमक से ये इलाका गुलजार हो उठता है और कहीं कहीं ठूठनुमा झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन लंबे पौधे यहाँ जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी गहरी जड़ें प्रचंड हवाओं के झोंकों को सहन नहीं कर पाती।
हाँ, शंकुधारी वनों की सीमा पर कुछ बौने, बर्च, जूनिपर्स और विलो वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जमीन के नीचे पार्श्विक फैली होती हैं। इस क्षेत्र में जीव जंतु के रूप में छोटे जानवर भीषण सर्दियों में प्रवास कर जाते हैं। उष्ण रक्त रक्त वाले वार्म ब्लडेड कुछ जानवर जैसे ध्रुवीय भालू, कैरीबाऊ और मस्क ऑक्स यानी मस्क बेल यहाँ इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि अपने विशाल आकार की तुलना में कम सतह घेरने के कारण वे ऊष्मा का कम से कम ह्रास होने देते हैं। इसके अतिरिक्त इन बड़े जानवरों पर चर्बी की मोटी परत और सघन बालों का आवरण उन्हें ठंड से बचाता है। सील मछली की चर्बी की परत की मोटाई 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ये सभी जानवर अत्यधिक निम्न ताप के कारण शीत निष्क्रियता को अधिक धारण नहीं करते। इसके अतिरिक्त कस्तूरी मृग, खरगोश, लोमड़ी, मस्क चूहा और गिलहरियां आदि जीव भी पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बतख, हंस, टार्मिनल आदि पक्षी समूह भी पाए जाते हैं और सफेद रंग होने के कारण इन्हें हिम क्षेत्र में कठिनाई से देखा जाता है, जो कि इनका प्राकृतिक छद्मावरण कैमोफ्लेजिंग करता है। समुद्री जीवों में सील, वालरस, व्हेल और विशिष्ट प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। ये जीव बर्फ के नीचे भी जीवित रहते हैं। हम एस्किमो के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो विशुद्ध नस्ल से एस्किमो मझोले कद के यानी 150 से 160 सेंटीमीटर के होते हैं। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा, त्वचा का रंग भूरा पीला, शरीर बेडोल, आंखें गहरी कत्थई और पलकें पतली और झुकी हुई होती हैं। इनका सर लंबा, बाल पूर्णतः काले, कड़े और सीधे तथा गालों की हड्डियां उभरी हुई होती हैं। इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। अब कनाडा के एस्किमो में श्वेत जातियों का रक्त मिश्रित